नमस्कार प्यारे साथियों, मेरा नाम है गोविंद कुमार और हमारा YouTube चैनल है स्टारडम कंपटीशन एकेडमी। क्या है? स्टारडम कंपटीशन एकेडमी। इसको आप सभी लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम आपको भूगोल पढ़ाने वाले हैं। भूगोल में भी भारत का भूगोल आज स्टार्ट करेंगे। हमारी क्लासेस अगर अच्छी लगी तो आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आज भारत का भूगोल। भारत का भूगोल। आप लोग जो भी परीक्षाएं दे रहे हो वनडे एग्जाम की, जिसमें भी जीएस पूछा जाएगा, काफ़ी बेहद हेल्पफुल रहेंगे हमारी कक्षाएं। हम आपको प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट देंगे और हमारी क्लासेस जो है मेंस में भी काम आएंगी। अगर किसी भी एग्जाम में आप स्टेट पीसीएस में भी और लोअर पीसीएस समथिंग देना चाहते हैं तो बहुत अच्छे रहेंगे। तो हम भारत का भौगोलिक संरचना सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। पहला हमारा टॉपिक हो जाएगा भारत की भौगोलिक संरचना का निर्माण। भारत की भौगोलिक संरचना का निर्माण, ये हमारा पहला टॉपिक, संरचना का निर्माण। अच्छा, ये जो हमारी भारत की भौगोलिक संरचना का निर्माण है, ये कैसे हम जानेंगे? तो हमारी भौगोलिक संरचना का निर्माण दो सिद्धांतों से प्रूफ होता है। इसमें दो सिद्धांत जो है, इनसे ये तय होता है कि भारत की भौगोलिक दशा, भौगोलिक स्थिति या भौगोलिक संरचना कैसी थी। तो ये कौन से दो सिद्धांत हो जाएंगे साथियों? प्यारे साथियों, इसमें पहला सिद्धांत हो जाएगा महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। विस्थापन का सिद्धांत। दूसरा साथियों हो जाएगा हमारा प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत या थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। प्यारे साथियों, इन दोनों सिद्धांतों से जो है वो भारत की भौगोलिक संरचना का निर्माण की जानकारी मिलती है। प्यारे साथियों, भारत के निर्माण की प्रक्रिया की अगर बात करें तो भारत के निर्माण की प्रक्रिया हमारी जुरासिक काल से लेकर के क्वाटरनरी युग तक चलती है। तो भारत के, प्यारे साथियों, इसी में एक लाइन बढ़ा लेंगे कि भारत के जो निर्माण की प्रक्रिया है, भारत के निर्माण की जो प्रक्रिया है, निर्माण की जो प्रक्रिया है वो कब से कब तक मानी गई है? तो ये भारत के निर्माण की प्रक्रिया हमारी जुरासिक काल से स्टार्ट हो जाती है। जुरासिक काल से स्टार्ट हो जाती है और कब तक के चलती है? ये क्वाटरनरी युग तक चलती है। कब तक? क्वाटरनरी युग तक चलती है, तब तक विकास होता है। साथियों, वेगनर के सिद्धांत ने बताया है, कहां से हमको जानकारी मिलती है? तो एक वेगनर महोदय थे, वेगनर के सिद्धांत से पता चलता है। वेगनर के सिद्धांत से क्या पता चलता है? इन्होंने बताया है कि कार्बोनिफेरस युग से पहले क्या हुआ था कि दक्षिणी ध्रुव के पास संपूर्ण भारत जो है वो पेंजिया के रूप में समटा हुआ था। यानी कि जो ये हमारा पूरा विश्व है, ग्लोब है, उसमें दक्षिणी ध्रुव के पास में ये पेंजिया के रूप में पूरा संपूर्ण जो है भूभाग सिमटा हुआ था। ये कहां से पता चलता है? ये वेगनर के सिद्धांत से पता चलता है। कब ये है? ये कार्बोनिफेरस युग से पहले की बात है। कार्बोनिफेरस युग से पहले। कार्बोनिफेरस युग से पहले क्या था कि संपूर्ण जो भूभाग है ना वो पेंजिया के तौर पे दक्षिणी ध्रुव के पास में होता था। साथियों, कार्बोनिफेरस युग के पहले की बात यह है। अब हम देखेंगे कार्बोनिफेरस के युग के बाद की बात। तो साथियों, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, हम साइड हो रहे हैं। 2 सेकंड का टाइम है आपके पास। चलिए आगे हम अभी बात करेंगे कार्बोनिफेरस युग के बाद की बात। 1 सेकंड, थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं।
कार्बोनिफेरस युग के बाद में साथियों इस पेंजिया का टूटना शुरू हो जाता है। इसके विभाजन में हम देखेंगे तो हम ये जानेंगे कार्बोनिफेरस युग के बाद, कार्बोनिफेरस युग के बाद क्या हुआ था। कार्बोनिफेरस युग के बाद क्या हुआ था साथियों, पेंजिया जो है वो टूट गई थी दो भागों में। पेंजिया जो है, पेंजिया हमारी दो भागों में टूट गई। एक पहला कौन से भागों में, पहला हमारा जो है उत्तरी जो क्षेत्र में टूटा था वो अंगारा लैंड था। क्या था, अंगारा लैंड। और दक्षिणी में क्या टूटा, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। ये कार्बोनिफेरस युग के बाद टूट गया था साथियों, ये उत्तरी भाग में और ये दक्षिणी भाग में। साथियों इसके बीच में जो एक सागर रूपी अस्तित्व में आया था उसको कहा गया था, हम टेथिस सागर कहते हैं। क्या कहते हैं, टेथिस सागर। ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में पाया जाने वाला सागर था। ये साथियों अगर आज वर्तमान की स्थिति में जानेंगे तो वर्तमान की स्थिति में जो हमारा ये भूमध्य सागर है ना, भूमध्य सागर, ये भूमध्य सागर तब का टेथिस सागर हुआ करता था। ठीक है साथियों। अब आगे देखेंगे हम जुरासिक काल में साथियों क्या होगा। जुरासिक काल में साथियों, जुरासिक काल में क्या होगा, जुरासिक काल। तो पहले साथियों जुरासिक काल में गोंडवाना और अंगारा लैंड का विभाजन हो जाता है। साथियों किसका विभाजन हो जाता है, गोंडवाना और अंगारा लैंड का विभाजन होना स्टार्ट हो जाता है। अब गोंडवाना लैंड काहे में विभाजन हो जाता है, गोंडवाना लैंड। साथियों गोंडवाना लैंड जो है इसे एक महत्वपूर्ण जो है भारतीय भूभाग, जो भारतीय प्रायद्वीपीय भाग है ना, भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है ये वाला हिस्सा, ये भारतीय प्रायद्वीपीय भाग है। ये कौन सा भाग है, भारत का प्रायद्वीपीय भाग। इसका निर्माण होता है गोंडवाना लैंड के टूटने से, गोंडवाना लैंड के टूटने से इसका निर्माण होता है। चलिए साथियों अब फिर टर्शरी युग में क्या होता है। टर्शरी युग में हम इसको थोड़ा साफ करना पड़ेगा तब जानेंगे। मेरे प्यारे साथियों इसको थोड़ा सा मिटा करके हम जानेंगे। नीचे थोड़ा सा कट रहा होगा, आप लोगों को थोड़ा नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं ध्यान दे करके ऊपर ही बताऊंगा आपको। अब टर्शरी युग में जो है हिमालय का निर्माण हुआ। साथियों हिमालय के निर्माण की बात हुई टर्शरी युग में, तो टर्शरी युग जब आया तो इसमें एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से बनता है कि यहां से हिमालय का निर्माण हुआ है। किसका निर्माण, हिमालय का निर्माण हुआ है। हिमालय का निर्माण साथियों कैसे हुआ है, तो ये हिमालय का निर्माण जो हुआ है प्यारे साथियों वो हुआ है प्लेटों के अभिसरण से। किससे हुआ है, ये प्लेट अभिसरण से हुआ है, प्लेट अभिसरण से हिमालय का निर्माण कब हुआ है, टर्शरी युग में हुआ है। अच्छा साथियों टर्शरी युग में जो है हिमालय का निर्माण प्लेट अभिसरण से हुआ है, तो प्लेट अभिसरण से ही हमारे भारतीय दो द्वीपों का गठन हुआ है इसी टर्शरी युग में ही। और काहे से, प्लेट अभिसरण से ही, प्लेट अभिसरण से ही। एक तो हमारा जो नारकोंडम द्वीप है ये, और दूसरा बैरन द्वीप, बैरन द्वीप। अच्छा ये क्या है, ये ज्वालामुखी द्वीप है, ज्वालामुखी द्वीप भी है ये दोनों। तो ये कहाँ है, ये हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। कौन से, नारकोंडम और बैरन द्वीप। ठीक है साथियों, इनका निर्माण जो है हुआ है किसके, प्लेटों के अभिसरण से। आगे देखेंगे क्वाटरनरी युग में साथियों हिमालयी नदियां जो निकली हैं वो क्वाटरनरी युग से निकली हैं।
साथियों कौन से युग से निकली हैं? तो वो क्वाटरनरी युग से निकली हैं। क्वाटरनरी युग। पहले साथियों क्वाटरनरी युग में क्या आया है कि जो हिमालयी नदियां हैं, जैसे कौन कौन सी? पहले हिमालयी नदियां, हिमालयी नदियां, जिसमें से कौन हो गई? जिसमें से सिंधु हो गई, गंगा हो गई, सतलज हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, हाँ? या ऐसा कह सकते हैं ब्रह्मपुत्र हो गई, या इन तीनों की जो सहायक नदियां हैं ना, इनको भी शामिल कर लेते हैं, सहायक नदियां। इन तीनों की सहायक नदियों से जो लाया गया निक्षेप था, जो अवसाद था, इन नदियों से लाया गया जो अवसाद था, अवसाद, उनसे जो है उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है ना, इसका निर्माण हुआ है। इनका अवसाद या जो निक्षेप है ना, इनसे उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, विशाल मैदान, इसका निर्माण होता है। उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण होता है। प्यारे साथियों, चलिए इसको साफ करके हम अगला आगे स्टार्ट करते हैं। आगे साथियों हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि भारत की भौगोलिक संरचना का निर्माण जो है हमने देख लिया है, और आगे हम देखते हैं। पहले साथियों भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में अब हम दूसरी हेडिंग जानेंगे कि भारत की भौगोलिक स्थिति, बस मोटा मोटा जितना एग्जाम हाल में पूछा जाना था वो यही था। अब आगे जो है हमारा भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानेंगे कि हमारे भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है। भारत की भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति साथियों, भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। तो हमारे प्यारे साथियों, भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, इसमें आकृति के बारे में अगर हम देखेंगे कि भारत की आकृति कैसी है, वनडे एग्जाम में पूछा जाता है, तो भारत की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय है। कौन सी है? चतुष्कोणीय है। और साथियों ये चारों दिशाओं में है, यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये ऐसे संरचना बनाती है। भारत का नक्शा भी आप देखे होंगे ऐसे ही फिट होता है, तो ये चतुष्कोणीय है। कैसे? ऐसे ही ये देखिए भारत का नक्शा कुछ इसी प्रकार होता है ना, तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से, यानी कि चतुष्कोणीय, एक कोणीय हो गया, दूसरा कोणीय वाला, तीसरा ये, चौथा ये, तो चतुष्कोणीय हो गया। ऐसी संरचना है, ऐसी आकृति है भारत की प्यारे साथियों। और हम क्या देखेंगे कि इसका जो है विशाल देश, इसको साथियों ये एशिया में इसकी जो है विशालता के कारण, एशिया में विशालता के कारण इसको क्या कहा गया है? इसको उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। उपमहाद्वीप, उपमहाद्वीपीय संज्ञा दी गई है, क्योंकि उपमहाद्वीप जो महाद्वीप होते हैं ना, वो प्रायद्वीपीय हिस्सों के आसपास जो समुद्री जलाशय होता है और एक बड़ा सा स्थल भाग हो, भूभाग हो, वो उपमहाद्वीप की श्रेणी में आ जाता है, वही महाद्वीप होता है। लेकिन ये महाद्वीप जितना बड़ा नहीं है, इसलिए इसको उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। और एशिया में ये सबसे विशालकाय था, फिर उपमहाद्वीप से टूटा, देश में कन्वर्ट हुआ। और चलिए साथियों फिर आगे हम देखेंगे कि इसकी स्थिति, भौगोलिक स्थिति क्या है। तो साथियों भौगोलिक स्थिति के लिए इधर थोड़ा मिटा करके हम इधर थोड़ा ग्लोब पे समझाएंगे, तब आप लोग ज़्यादा समझ पाएंगे। साथियों प्यारे साथियों, ये है हमारा ग्लोब, और ये हमारा जो है 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश, इसको यहाँ से लिख देते हैं 0 डिग्री अक्षांश। इसी को प्यारे साथियों विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा। और साथियों प्यारे साथियों, इससे 23.5 डिग्री ऊपर क्या है? कर्क रेखा है। ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। लेकिन ये कितनी है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है। ठीक प्यारे साथियों, भारत हमारा यहाँ पे अवस्थित है,
प्यारे साथियों भारत हमारा जो है यहाँ पे अवस्थित है। ये प्यारे साथियों अब देखो हम जानते हैं कि ये हमारी उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। तो प्यारे साथियों इस जो ग्लोब के उत्तर में यानी कि भारत की स्थिति उत्तरी हो गई, और ये देशांतर में अगर हम देखा जाएंगे तो ये देशांतर में हमारा 0 डिग्री देशांतर है। कौन सा देशांतर है? 0 डिग्री देशांतर है। तो इस देशांतर के बाएं स्थित ये वाला जो है वो पश्चिम हो जाएगा और ये वाला हमारा हिस्सा पूर्व हो जाएगा। तो हमारी भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है? उत्तरी गोलार्ध में है इसलिए उत्तर, और पूर्वी गोलार्ध में है यानी कि पूर्वी। तो भारत की भौगोलिक स्थिति जो हो जाएगी वो हो जाएगी उत्तर पूर्वी गोलार्ध। उत्तर पूर्वी गोलार्ध जो है भारत की स्थिति, भौगोलिक स्थिति हो जाएगी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ठीक, और यही कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। अब साथियों इसका भारत का जो भौगोलिक विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार है और देशांतरी विस्तार है, ये हम जानेंगे। तो उसके लिए हमको ये मिटाना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लीजिए, हम साइड हट गए हैं। तो इसके जो है भौगोलिक विस्तार के बारे में अभी हम देखेंगे, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के बारे में। फटाफट देख लेते हैं। यहाँ से वनडे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं और आप लोग इजीली शॉर्ट आउट कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एक जल्दी से भारत का नक्शा ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया, ये गुजरात वाले क्षेत्र से बनना स्टार्ट करा दिया, और ये हमारा जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख वाला एरिया हो गया, और ये हमारा नेपाल भूटान वाला क्षेत्र, ये अरुणाचल प्रदेश, और ये हमारा बांग्लादेश वाला हिस्सा हो गया। तो प्यारे साथियों ये हमारा उत्तर से दक्षिण यहाँ पे हमारा इंदिरा कॉल हो जाएगा, और यहाँ से विस्तार में ये हमारा कन्याकुमारी हो जाएगा। तो ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। प्यारे साथियों इसको नाम क्या कहते हैं? तो इसको इंदिरा कॉल कहते हैं, इंदिरा कॉल। अच्छा साथियों ये है कहाँ? तो ये जम्मू और कश्मीर में पहले था, लेकिन अभी कहाँ है? तो अभी ये लद्दाख में है। कहाँ है? लद्दाख में। क्योंकि प्यारे साथियों ये वाला हिस्सा जो है ये लद्दाख का हिस्सा है। काहे का हिस्सा है? ये लद्दाख का। ये J&K है। ठीक साथियों, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका कन्याकुमारी पड़ेगा। कन्याकुमारी ये मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, जो कि कहाँ है? ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में अवस्थित है। और ये साथियों कितना है? तो ये साथियों हमारा पड़ जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट ये उत्तरी अक्षांश। क्योंकि ये प्यारे साथियों उत्तरी अक्षांश में क्यों है? क्योंकि हमने देखा था कि भारत, अभी इससे पहले में देखा था भूगोल में कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है, यानी कि ये सारे अक्षांश जो 0 डिग्री अक्षांश से स्टार्ट होंगे वो सब उत्तरी में ही होंगे। अच्छा साथियों अब देशांतरीय विस्तार कैसे होगा? अच्छा इनको हम अक्षांशीय विस्तार क्यों कहते हैं? क्योंकि भूमध्य रेखा से अक्षांशों में अक्षांशों में अक्षांशों में अक्षांशों में बढ़ते हुए 8 डिग्री 4 मिनट से बढ़ते हुए 9, 10, 12, 15, 17, 20, 25, 30 और ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जाते हैं। अब देशांतरीय रेखा खड़ी खड़ी रेखाएं होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं, इसलिए एक रेखा यहाँ पे हुई होगी, यहाँ पे, और एक रेखा यहाँ पे हुई होगी। तो जो यहाँ से हुई वाली रेखा है ना, इसको ये गुजरात में पड़ती है गौर माता से ले करके, और ये यहाँ तक किबिथू वाले पॉइंट तक। तो ये इतना कि ये कितना है? ये 68 डिग्री 7 मिनट। इसको बोलते हैं गौर माता या गुहार माता, गौर माता, या इसी को कहते हैं गुहार माता। गुहार माता ये कहाँ है? तो ये गुजरात में है, गुजरात में है। ये कौन सा है? पश्चिमतम बिंदु है। पूर्वतम बिंदु कौन सा है? सबसे पूर्व में, इसको बोलते हैं, ये पहले है कितना? 97 डिग्री 25 मिनट है,
और इसको बोलते हैं किबिथु, किबिथु, किबिथु बोलते हैं। और ये कहाँ है? तो ये हमारा अरुणाचल में है, अरुणाचल प्रदेश में है। तो साथियों सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है? इंदिराकाल है। कितने पे है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। ये लद्दाख में पाया जाता है। दक्षिणी वाला 8 डिग्री 4 मिनट, ये उत्तरी अक्षांश, और ये कन्याकुमारी तमिलनाडु में पाया जाता है। पश्चिमतम बिंदु कौन सा है? पश्चिमी बिंदु गुहार माता या गौर माता के नाम से जाना जाता है। 68 डिग्री 7 मिनट जो है ये देशांतरीय विस्तार है साथियों। ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, ईस्ट देशांतर, और ये 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, क्योंकि ये पूर्वी गोलार्ध में दोनों आते हैं। तो ये हमारा गौर माता गुहार माता गुजरात में पड़ता है, और ये हमारा किबिथु अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अभी साथियों ये हो गई मुख्य भूमि की। अब भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है जो मुख्य भूमि का ना हो करके? तो प्यारे साथियों यहाँ पे जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पाया जाता है। तो साथियों इसका जो है सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है यहाँ पे प्यारे साथियों इसका हो जाएगा 6 डिग्री 4-5 मिनट। ये प्यारे साथियों 6 डिग्री 4-5 मिनट हो जाता है। और इसको जो है प्यारे साथियों पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट, इसी को पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, और साथियों इसी को इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं, इंदिरा पॉइंट। 6 डिग्री 4 मिनट जो है ये हमारा हो जाएगा उत्तरी अक्षांश। इसको इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। 6 डिग्री 4-5 मिनट ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। तो साथियों ये हमारा जो है भारत की भौगोलिक स्थिति हो गई। और अब हम स्टार्ट करेंगे, तब तक ये आप नोट ना करना हो तो नोट कर लीजिए। और हम थोड़ा साइड में हट रहे हैं। इसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे, भारत का विस्तार जानेंगे कि भारत का विस्तार कैसे है, किस प्रकार है। तो हम साथियों इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, फिर भारत के विस्तार के रूप को देखेंगे आगे चल के। अरे साथियों तीसरी हेडिंग हमारी हो जाएगी भारत का विस्तार। भारत का विस्तार, तो विस्तार में साथियों जानेंगे हम। पहले साथियों अभी हम लोग जान लेते हैं कि भारत की जलवायु भी थोड़ी थोड़ी देख लेते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है। तो ग्लोब पे भारत की स्थिति भी हम जानेंगे कि किस प्रकार कैसे क्या है। तो फिर से हम एक ग्लोब ड्रा कर लेते हैं, और ये हमारा उत्तरी अक्षांश हो गया, ये हमारा दक्षिणी अक्षांश हो गया। ये जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को लगभग बराबर बराबर हिस्सों में बांटती है, इसको हम कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश, या इसी को कहते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, या इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। प्यारे साथियों इसके उत्तर में 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, साउथ। साथियों इसको बोलते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा। ये हमारी वही भूमध्य रेखा हो गई, भूमध्य रेखा। और ये हमारी हो गई मकर रेखा, मकर रेखा। प्यारे साथियों अब ये 23.5 से हम 45 आगे बढ़ेंगे, इधर भी उत्तरी 45 बढ़ेंगे, 45 डिग्री नॉर्थ, और ये 45 डिग्री साउथ। ये अक्षांश है साथियों बढ़ रहा है। फिर उसके बाद हम और बढ़ जाएंगे 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री नॉर्थ, और ये 66.5 डिग्री साउथ। अब प्यारे साथियों इनको हम आवंटन कैसे कर लेते हैं? तो साथियों 0 डिग्री से 23.5 डिग्री ऊपर, 23.5 डिग्री नीचे, ये जो हमारा हो जाएगा ये उष्ण कटिबंध क्षेत्र होता है। कौन सा होता है?
उष्ण कटिबंध क्षेत्र होता है। ये साथियों कौन सा होता है? ये जो 23.5 से 45 तक होता है ये उपोष्ण कटिबंधीय होता है। उपोष्ण कटिबंधीय कैसा होता है? ये उपोष्ण कटिबंधीय होता है प्यारे साथियों। और ये जो 23.5 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री नीचे भी ये भी उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। उपोष्ण कटिबंध प्यारे साथियों, उपोष्ण से जब 23.5 डिग्री से 45 उपोष्ण हो गया, 45 से 66.5 तक ये शीतोष्ण क्षेत्र है। कौन सा है? शीतोष्ण। साथियों इधर भी 45 से 66.5 तक साउथ में भी शीतोष्ण क्षेत्र है, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र है। साथियों 66.5 से और ये 90 डिग्री नॉर्थ और ये 90 डिग्री साउथ अक्षांश जो है ये शीत कटिबंध क्षेत्र है। शीत कटिबंध है, ये भी कौन सा है? ये भी शीत कटिबंध क्षेत्र है। प्यारे साथियों भारत की स्थिति कहाँ है? हम देखें कि भारत की स्थिति पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में, यानी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, तो वो यहाँ पे भारत की स्थिति है। ये भारत की स्थिति है यहाँ पे। तो भारत जो है उष्ण और उपोष्ण, भारत के जो है, भारत के जो विस्तार है ना, वो कहाँ कहाँ है? वो साथियों, प्यारे साथियों, उष्ण में भी है और उपोष्ण में भी है। लेकिन इसकी जलवायु क्या है प्यारे साथियों? इसकी जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। कौन सी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। क्या साथियों, इसको आप नोट डाउन करना चाहें नोट डाउन कर लीजिए। आगे हम देखेंगे, आगे हम इसके बेसिक पॉइंट देखेंगे कि जल्दी जल्दी कि एग्जाम हॉल में कौन से बेसिक पॉइंट आते हैं। तो प्यारे साथियों आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, हम किनारे आ गए हैं, जल्दी से इसको हम मिटा देते हैं, आगे के पॉइंट्स जानेंगे फटाफट। साथियों क्लासेस अगर पसंद आ रही हो, मेरी ये आज पहली क्लास है, अगर पसंद आ रही हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे की कक्षाएं भी मेरी आप तक पहुंच सके आसानी से और आपको लाभ मिल सके। मेरे साथियों अब हम देखेंगे कि भारत के बारे में छोटे छोटे पॉइंट लेकिन एग्जाम हॉल में बन जाते हैं। तो प्यारे साथियों सबसे पहले भारत का क्षेत्रफल देख लेते हैं कितना है। कितना है भारत का क्षेत्रफल? तो हम देखते हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल हो जाता है मेरे साथियों। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की स्थिति जानते हैं क्या होती है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, इसकी दृष्टि से भारत की स्थिति, तो भारत जो है वो 7वें पायदान पे है, 7th है। पहली किसकी है? पहली साथियों रूस की हो जाती है, फिर कनाडा की हो जाती है। साथियों पहले रूस की हो जाती है, फिर कनाडा की हो जाती है, फिर किसकी हो जाती है? फिर चीन की हो जाती है, फिर अमेरिका की हो जाती है मेरे साथियों। फिर अमेरिका के होने के बाद में ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका की स्थिति के बाद में ब्राजील, ब्राजील के बाद में क्या आता है? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद में क्या आता है? हमारा प्यारा भारत। भारत की पोजीशन कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6, ये 7th पोजीशन हमारे भारत की हो गई, 7वां स्थान हमारे भारत का हो गया। अच्छा अब जनसंख्या में अगर देखा जाए कि विश्व की जनसंख्या का भारत के पास कितना परसेंटेज है, तो ये विश्व की जनसंख्या का कितने परसेंट है? तो ये कितने साथियों परसेंट हो जाएगा हमारा? पहले साथियों ये 2.43% विश्व की जनसंख्या का भारत के पास में है। अब प्यारे साथियों इसकी स्थलीय सीमा और जलीय सीमा के बारे में जानेंगे कितनी है। ये ऐसे फैक्ट्स हैं
जो एग्जाम हॉल में पूछ लिए जाते हैं, बहुत बेसिक होते हैं लेकिन पूछ लिए जाते हैं, तो ये गलत ना हो। और हमारा टारगेट है कि अधिक से अधिक क्वेश्चन परीक्षा हॉल में बने। बाकी सीखने को तो बहुत कुछ है। तो साथियों, भारत की जो स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा है वो कितनी है? तो प्यारे साथियों, भारत की जो स्थलीय सीमा है वो है 15,200 किलोमीटर। अब प्यारे साथियों, इसकी तटीय सीमा कितनी है? तटीय सीमा वो प्यारे साथियों 6100 किलोमीटर है। अगर फिर साथियों बात करें कि द्वीपों सहित कुल तटीय सीमा कितनी है? मेरे साथियों, द्वीपों सहित कुल तटीय सीमा जो है वो हमारी है 7516.6 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, ये किलोमीटर हो जाएगी, स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि ये एरिया नहीं है, ये सीमा है। ठीक, अब साथियों सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज्यादा तटीय सीमा वाला कौन सी लंबी तटीय, सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा वाला जो राज्य है वो कौन सा है? तो वो प्यारे साथियों गुजरात है। क्या है वो? गुजरात है, ये फर्स्ट पे है। और प्यारे साथियों, ये जो आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश, ये राज्यों में सेकेंड पोजीशन है, जिसकी सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा है। प्यारे साथियों, अगर यूनियन टेरिटरी यानी कि संघ शासित प्रदेश के बारे में पूछा जाए तो सबसे लंबी सीमा जो हो जाएगी वो हमारी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की हो जाएगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की हो जाती है। ठीक है प्यारे साथियों, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर जनसंख्या में देखेंगे। तब तक इसको हम इरेज कर लेते हैं। आप लोग वीडियो रोक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्यारे साथियों, जनसंख्या में जो है 2011 की जनगणना के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि अभी हम लोग जनसंख्या में आगे निकल चुके हैं, पहली पोजीशन पे आ चुके हैं। लेकिन हम लोग जनसंख्या को देखेंगे 2011 की जनगणना से। इसमें साथियों, प्यारे साथियों, हम देखेंगे तो चीन की पहली पोजीशन हो जाती है। चीन कौने नंबर पे हो जाएगा? तो ये फर्स्ट पोजीशन हो जाती है। भारत की सेकेंड पोजीशन हो जाती है। अब प्यारे साथियों, चीन की पहली सीमा हो जाती है, भारत की सेकेंड सीमा हो जाती है, सेकेंड जनसंख्या वाला देश हो जाता है। तो अभी पूछा जाए कि कितनी जनसंख्या भारत में विश्व की निवास करती है, तो ये प्यारे साथियों पूरे भारत में जो विश्व की जनसंख्या है वो 17.5% निवास करती है टोटल। लेकिन अभी वर्तमान में ये पहली पोजीशन जो है भारत के पास आ गई है, चीन इससे पीछे पछड़ चुका है। प्यारे साथियों, अभी इस टॉपिक में हम अगला आगे स्टार्ट करेंगे, तब तक कि आप इतना नोट कर लीजिए। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाएंगे और छोटी छोटी वीडियो में हम समझाने की कोशिश करेंगे। खासकर वो प्रीलिम्स के जितने क्वेश्चंस हैं, जहां जहां से ड्रा होते हैं, वो जरूर हम देखेंगे, जरूर बताएंगे। प्यारे साथियों, तो हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं भारत के जो पड़ोसी देशों के साथ सीमाएं। तो इसकी सीमाएं की क्या क्या है? सीमाएं, पड़ोसी देशों के साथ सीमाएं। तो प्यारे साथियों, हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारी जो भारत की सीमा है वो सबसे लंबी लगती है पहले नंबर पे बांग्लादेश के साथ। इसके साथ लगती है बांग्लादेश के साथ। लगती कितनी है? तो ये प्यारे साथियों 4096 किलोमीटर ये सीमा जो है
वो बांग्लादेश के साथ साझा होती है। मेरे साथियों आगे हम देखेंगे कि बांग्लादेश, अच्छा बांग्लादेश के बारे में हम ये देख लेते हैं कि ये हमारा बांग्लादेश हो गया, तो इसके साथ जो है सीमा किन की लगती है, तो ये हमारा असम हो गया, ये त्रिपुरा हो गया, ये मिजोरम हो गया। ये हमारा है बांग्लादेश। पहले साथियों ये बांग्लादेश हो गया। इसके साथ सीमा कौन कौन किसकी किसकी लगती है, तो ये पहले साथियों पश्चिम बंगाल हो गया, जो यहाँ ऊपर तक लगता है। फिर यहाँ असम हो गया, असम की सीमा लगती है। फिर यहाँ त्रिपुरा हो गया, यहाँ मिजोरम हो गया, यहाँ साथियों मेघालय की भी सीमा लगती है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल, तो ये कितने राज्य हो जाएंगे, ये 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से, तो ये पहला हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल, दूसरा हो जाएगा असम, तीसरा हो जाएगा मेघालय, चौथा हो जाएगा त्रिपुरा, पांचवा हो जाएगा मिजोरम। ठीक साथियों, तो ये बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। कितने किलोमीटर है, 4096। अगर इसको संशोधित आंकड़ा देखा जाए तो वो 4096.7 किलोमीटर भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक प्यारे साथियों, दूसरा जल्दी से हम देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। दूसरा हम चीन के साथ देखेंगे। तो चीन के साथ आप सभी लोग बताइए कि कितनी सीमा लगती है और किन किन राज्यों के साथ, भारतीय राज्यों के साथ चीन की सीमा लगती है। प्यारे साथियों दूसरा हम देखेंगे कि चीन के साथ सीमा लगती है। तो ये प्यारे साथियों कितनी लगती है, तो प्यारे साथियों ये 3488 किलोमीटर लगती है, 3488 किलोमीटर लगती है। तो ये हमारा ये हमारा अरुणाचल प्रदेश ये वाला हिस्सा लगता है। तो ये लद्दाख वाला क्षेत्र हो गया। तो सबसे पहले ये हमारा चाइना है, ये क्या है, ये चीन है। और चीन की सबसे पहले ये कहाँ से लगेगी, ये सबसे पहले लद्दाख से सीमा लगाता है। लद्दाख के बाद में ये हमारा उत्तराखंड से सीमा लगाता है। ठीक, तो ये नेपाल हो गया हमारा। उत्तराखंड के बाद साथियों किससे लगाता है, तो ये उत्तराखंड के बाद में हिमाचल प्रदेश से लगा लेता है। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के बाद में ये सिक्किम, यहाँ पे सिक्किम के साथ सीमा साझा करता है। और ये अरुणाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है, अरुणाचल प्रदेश से साझा करता है सीमा। तो चीन के साथ में कितने किलोमीटर है, 3488 किलोमीटर है, सीमा साझा करता है। और कितने कौन कौन से राज्य हैं, जिसमें से लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया। चीन कितने किलोमीटर, ये 3488 किलोमीटर। अच्छा, चीन के साथ में जो है एक सीमा रेखा खींची गई थी, उसको बोलते हैं मैक मोहन। ये मैक मोहन रेखा खींची गई थी कब, ये 1913-14 में खींची गई थी। 1914 आपको ऑप्शन में मिलेगा। ठीक, तो ये तब खींची गई थी मैकमोहन नाम से। और इसको जो है चाइना अभी मानता नहीं है, कहता है कि वो चाइना हमारा एलईसी सीमा मानता है, मैकमोहन जो है उससे आगे हुई है, चाइना आगे बढ़ाया था तो वो मानता है। अब जल्दी से हम अगले देश को देख लेते हैं, पड़ोसी देश को देख लेते हैं। प्यारे साथियों बस इतना ही, यही क्वेश्चंस बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम में, इसलिए इन्हीं को बता रहा हूँ। आगे हम देखेंगे पाकिस्तान के साथ, फटाफट देख लेते हैं। तीसरा हमारा हो जाएगा पाकिस्तान के साथ। प्यारे साथियों पाकिस्तान के साथ प्यारे साथियों कितनी है, 3323 है। 3323 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। अच्छा, पाकिस्तान हम मैप पे देख लेते हैं।
तो बहुत ही वो हो जाएगा। तो ये इधर का हिस्सा बनाने की ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा पाकिस्तान। देखो ये प्यारे साथियों, ये लद्दाख हो गया, ये जम्मू कश्मीर हो गया, ये पंजाब हो गया, ये राजस्थान हो गया और ये गुजरात हो गया। तो प्यारे साथियों ये हमारा एक तो लद्दाख के साथ लग जाएगा। ये इधर का हिस्सा जो है ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है। तो ऊपर से देखेंगे, ऊपर से उत्तर से दक्षिण क्रम में देखेंगे तो ये लद्दाख हो जाएगा, ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ये पंजाब हो जाएगा और ये गुजरात, ये राजस्थान हो जाएगा। सबसे पहले ऊपर से नीचे आएंगे तो ये राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान, और ये गुजरात हो जाएगा। तो ये 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्यों के साथ पाकिस्तान सीमा साझा करता है। कितना? 3323 किलोमीटर। इसकी सीमा रेखा का नाम क्या है? तो रेड क्लिफ नाम है, रेड क्लिफ। इसका निर्धारण कब हुआ था? तो ये देश विभाजन के समय 1947 में। प्यारे साथियों ये नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बताएंगे। चौथा, इसको हम मिटा दे रहे हैं। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों इसमें। चौथा हमारा देश हो जाएगा नेपाल के साथ में, हम देख लेते हैं नेपाल। प्यारे साथियों नेपाल में हम जानेंगे कि कौन कौन से जो है भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं। तो नेपाल की जो सीमा हो जाएगी वो कितनी हो जाती है? तो नेपाल की सीमा प्यारे साथियों 1751 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी? 1751 किलोमीटर हो जाएगी। और नेपाल के बारे में हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हम नेपाल का नक्शा ड्रा कर लेंगे। ये भूटान हो गया, इसको प्यारे साथियों नेपाल कहते हैं। ये हमारा उत्तर प्रदेश हो गया, ये बिहार हो गया। तो प्यारे साथियों ये नेपाल, नेपाल के साथ में ये उत्तराखंड सीमा साझा करता है, ये उत्तर प्रदेश सीमा साझा करेगा, ये यहाँ से टच करता हुआ बिहार सीमा साझा करेगा प्यारे साथियों। और बिहार के साथ साथ में ये हमारा छोटा सा सिक्किम भी सीमा साझा करता है, और ये छोटा सा जो है यहाँ से नीचे जाया हुआ पश्चिम बंगाल भी लग जाता है। तो प्यारे साथियों कौन कौन से हो जाएंगे? पहले नंबर पे ये उत्तराखंड हो जाएगा, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश हो जाएगा, फिर तीसरे नंबर पे बिहार हो जाएगा, चौथे नंबर पे पश्चिम बंगाल हो जाएगा और 5वें नंबर पे सिक्किम हो जाएगा। नेपाल के साथ में ये सीमा साझा करते हैं। कितने? 1751 किलोमीटर। ठीक है साथियों, चलिए इसको भी हम साफ कर लेते हैं। फिर अभी हमारा म्यांमार, भूटान ये सब बचे हुए हैं, इनको हम देख लेते हैं। फिर जलीय सीमा भी देख लेंगे, फिर जल्दी से इसको खत्म कर देंगे। प्यारे साथियों अब हम देख लेंगे अगला जो है म्यांमार के साथ में। म्यांमार के साथ में साथियों, प्यारे साथियों कितने किलोमीटर हो जाएगा हमारा? तो ये 1643 किलोमीटर होता है, 1643 किलोमीटर ये हो जाएगा। और म्यांमार जो है हमारा पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र है। ये सिक्किम हो गया, भूटान हो गया, और ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये नागालैंड हो गया, त्रिपुरा, ये मिजोरम वाला हिस्सा, और ये हमारा इधर पड़ेगा म्यांमार, ये म्यांमार पड़ेगा प्यारे साथियों। तो ये हमारा असम हो जाएगा, और ये नागालैंड हो जाएगा, और ये मणिपुर हो जाएगा, और ये मिजोरम हो जाएगा। तो प्यारे साथियों ये कौन सा हिस्सा हो गया? ये अरुणाचल हो गया, अरुणाचल प्रदेश, ये असम, असम तो साझा करता नहीं है, ये नागालैंड करेगा,
नागालैंड, और ये मणिपुर, और ये मिजोरम। तो पहले साथियों कौन कौन से हो जाएंगे? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये पहला हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, दूसरा हो जाएगा नागालैंड, तीसरा हो जाएगा मणिपुर और चौथा हो जाएगा मिजोरम। ये किससे साझा करते हैं? ये म्यांमार से साझा करते हैं। पहले साथियों कितने किलोमीटर? 1643 किलोमीटर। अब साथियों अगला हम भूटान वाला देख लेते हैं। भूटान वाला देख लेते हैं साथियों। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, ज्यादा होगा तो हम जलीय सीमा और जो भी चीजें बची हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो अब हम देख लेंगे भूटान। भूटान के साथ में क्या है? भूटान साथियों सबसे कम 600, ये नहीं, अफगानिस्तान सबसे कम करता है लेकिन ये भी कम करता है, 699 किलोमीटर। अब प्यारे साथियों भूटान हमारा, ये नक्शा ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा सिक्किम हो गया, ये भूटान हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया इधर से। प्यारे साथियों ये हमारा भूटान है। तो ये भूटान कर दिया हमने, ये भूटान हो गया। तो यहाँ सबसे पहले सिक्किम साझा करेगा। और प्यारे साथियों ये बांग्लादेश के साथ साथ ये हमारा आ जाता है पश्चिम बंगाल। तो ये पश्चिम बंगाल साझा करेगा। फिर प्यारे साथियों ये अरुणाचल प्रदेश करेगा। और प्यारे साथियों ये असम करेगा। तो कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो सिक्किम हो जाएगा, एक असम हो जाएगा, एक अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। सिक्किम पहला, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा असम और चौथा अरुणाचल प्रदेश। ये भूटान के सीमावर्ती भारतीय राज्य हो गए। पहले साथियों अब छोटा सा अफगानिस्तान देख करके ये वीडियो खत्म कर देते हैं और अगली वीडियो में हम आगे का देखेंगे, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने और आप लोगों को ठीक से समझ आए। तो ये जो पॉइंट्स हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वनडे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो अब हमारा अफगानिस्तान देख करके, अफगानिस्तान प्यारे साथियों अफगानिस्तान कितना करता है? 106 किलोमीटर करता है, 106 किलोमीटर करता है। मैप पे कैसे देखेंगे हम? तो ये पहले साथियों हो गया हमारा, और ये अफगानिस्तान हो गया। अफगानिस्तान दिख रहा होगा साथियों, नहीं दिख रहा है तो ये जान लो अफगानिस्तान हो गया। ये पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया। कितने किलोमीटर करता है? ये 6 किलोमीटर करता है। और ये हम जानते ही हैं ये लद्दाख क्षेत्र है। काहे का क्षेत्र है? लद्दाख क्षेत्र है। 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है ये, और सिर्फ लद्दाख के साथ करता है। और ये भारतीय पड़ोसी देशों में सबसे कम सीमा इसी की साझा होती है, 106 किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा किसकी होती है? सबसे कम इसकी होती है, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश की होती है। बांग्लादेश की कितनी? 4096.7, 4096.7 किलोमीटर। अफगानिस्तान की कितनी है? 106 किलोमीटर। ये सबसे कम और ये सबसे ज़्यादा। प्यारे साथियों इसको डोरंड रेखा, इसका जो नाम है ना, इसकी रेखा का नाम है डोरंड रेखा। लेकिन ये भारत के साथ सीमा साझा ना करके ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। पहले ये भारत के साथ थी लेकिन बंटवारे के बाद में ये पाकिस्तान के साथ चली गई है, और ये केवल लद्दाख के साथ सीमा साझा करती है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे की कक्षाएं स्टार्ट करेंगे। और तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।